हेलो दोस्तों, मैं दास अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए लेकर आए हैं और ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला चंद्र मिशन का क्या नाम था? देखिए चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला सबसे पहला चंद्र मिशन का क्या नाम था? तो ये था अपोलो 11। अपोलो 11 चंद्रमा पर व्यक्ति को उतारने वाला पहला चंद्र मिशन था और ये नासा का अभियान था। कहाँ का अभियान था? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अभियान था। ये अंतरिक्ष जो लॉन्च हुआ था वो 1959 में लॉन्च किया गया था। ठीक, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रेशम का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? तो रेशम का उत्पादन शुरू हुआ था हमारा चीन से। सबसे पहले चीन से ही रेशम का उत्पादन शुरू हुआ और रेशम उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसे क्या बोला जाता है भाई? सेरीकल्चर। उसे सेरीकल्चर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है? तो देखिए यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ तोरा है। तोरा यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सभी लोग जानते होंगे, सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। धम्मपद जो है, धम्मपद, इसमें बुद्ध के वचनों का संग्रह है। ये किसका? वचनों का। बुद्ध के वचनों का संग्रह है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो देखिए अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था चांद बीबी ने। चांद बीबी, अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चांद बीबी ने इसका विरोध किया था और चांद बीबी ने अकबर की सेना से युद्ध भी किया था। कब? 1595 ईस्वी में इसने अकबर की सेना से युद्ध किया। और यह किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह किसकी पत्नी थी? तो ये थी अली आदिल शाह की। किसकी? अली आदिल शाह। आदिल शाह, अली आदिल शाह की पत्नी थी। आदिल शाह फर्स्ट, जो कहाँ के सुल्तान है? जो बीजापुर के सुल्तान हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर है क्या? ऑप्टिकल फाइबर एक पतली सी तार होती है जिस तार में लाइट का संचरण करके, यानी कि लाइट का यूज़ करके उस तार में डाटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जाता है। ये डाटा ट्रांसफ़र एक डिवाइस है, डाटा ट्रांसफ़र। ये डाटा ट्रांसफ़र करने की एक डिवाइस है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा प्रदूषक पानी में मिनी माता रोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी में मिनी माता रोग का कारण है? तो देखिए ये है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी अगर पानी में मिला हो तो ये जब शरीर के अंदर जाता है तो इससे मिनी माता रोग हो सकता है। देखिए मिनी माता रोग एक जहरीली बीमारी है। यह प्रभावित करती है शरीर के किस अंग को? यह प्रभावित करती है, यह भी पूछ लिया जाता है। तो शरीर के तंत्रिका तंत्र, किसको? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है। ठीक, इसके जो लक्षण हैं वो हाथ पैरों में सूजन होना, मांसपेशियों में कमजोरी, सुनने और बोलने की जो क्षमता है उसमें हमारी कमी आना, ये मिनी माता रोग के लक्षण है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कितने गीगाबाइट गीगाबाइट क्या होता है भाई? जीबी। कितने जीबी मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं, यानी टीबी बनाते हैं। एक टेराबाइट बनाते हैं कितने जीबी मिलकर? तो ये 1000 जीबी मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। मैं बता दूं आपको 1024 केबी 1024 केबी बराबर क्या होता है? 1 एमबी के बराबर होते हैं। और 1024 एमबी 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है। और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में जोड़कर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन पानी में अघुलनशील है? तो देखिए पानी में अघुलनशील क्या है? पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 से जो प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिला होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ये पानी में अघुलनशील है। नेक्स्ट पर, ट्रैपिज्म का संदर्भ है। देखिए ट्रैपिज्म यानी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि से। जब पौधों का अंग बढ़ता है तो ये ट्रैपिज्म के कारण होता है। ट्रैपिज्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे फोटो ट्रैपिज्म और भी कई ट्रैपिज्म हैं। देखिए नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी को। 1498 में ये भारत पहुंचा था। तो ये केरल के बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था सबसे पहले। और वहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को कौन सी प्रतिक्रिया कहा जाता है? जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेलेक्टिव टीम द्वारा सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप डी में आने की संभावना है। हम लोग इसी तरह से आगे भी ग्रुप डी के पेपर तक ये वीडियो क्वेश्चन लाते रहेंगे। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो आपका दिया था वो दिया था, इसमें डायर 2 हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है, मतलब जो आंसर है इसका, ये है रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर ने 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दिया था। और भारतीय इतिहास में इसे सबसे काला दिन माना जाता है। कब? जलियांवाला हत्याकांड को भारतीय इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय है। देखिए राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
ये इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। और जो ब्रह्म समाज है वो एक हिंदूवादी हिंदू सुधार आंदोलन था, जो कि बंगाल में जब नव जागरण का स्थापना हुई उसके दौरान इसे पहली बार देखा गया था। चलिए क्वेश्चन मैथ्स का आ गया। 12 किग्रा चीनी का मूल्य 6 किग्रा चीनी के मूल्य के बराबर है। 12 किग्रा चीनी का जो मूल्य है वो 6 किग्रा चावल के मूल्य के बराबर है। तो 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का कुल मूल्य 1040 है। तो 1 किग्रा चीनी का मूल्य ज्ञात किलो। देखिए 1 किलो चीनी का मूल्य हमें बताना है, तो पहले हम चीनी की यहाँ से अपनी अनुमानित मूल्य निकाल लेंगे। देखिए चीनी और चावल, जब मैं चीनी और चावल इस टाइप में लिखूँगा तो ये जो आपकी चीनी है वो इधर 6 आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा। इन्हें अगर मैं काटता हूँ तो 1:2 में ये बन जाएगी। यानी चीनी जो मान लीजिए चीनी 1 रुपये की किलो है और चावल 2 रुपये किलो। ठीक, चीनी का मूल्य 1 है और चावल का मूल्य 2 आ गया। तो 10 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? देखिए 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का कुल मूल्य है ये। तो 10 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा भाई? 10 किलो चीनी का मूल्य 10 की 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, प्लस और 8 की 2 से गुणा करेंगे, 8 रुपये किलो है ना, 8 की इसका चावल का मूल्य 2 है, 8 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, कुल मिलाकर 26। अब कुल मिलाकर 26 रुपये मूल्य आया, ये तो हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है 1040। तो 26 बराबर 1040 के है। 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर होगा आपका 40। जब 1 बराबर 40 है और उसने चीनी का मूल्य पूछा है, तो 1 बराबर 40 है, तो यहाँ देखिए चीनी का मूल्य क्या रेट था? 1 रुपये किलो था। तो 1 बराबर आपकी वैल्यू आ गई 40। ऑप्शन डी। पेज थोड़ा छोटा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखिए 73 × 73, 42 × 42 और -2 × 73। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये a² और यहाँ से प्लस ये b² बनता है, बराबर -2 ये इधर आ गया इंटू a इंटू b। तो ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी कितना हुआ भाई? a कितना है 73 और b कितना है 42, इसका होल स्क्वायर है। तो 73 में से अगर 42 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 31, 31 का स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर होता है 961। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि P और Q का अनुपात 3:4 है, उनका लेस है 36 है, तो PQ का मान बताना है हमें। ठीक, देखिए यहाँ से P की वैल्यू 4x और Q की वैल्यू 3x। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12x, और 12x के बराबर, देखिए एलसीएम दे रखा है हमें 12x के बराबर कितना है 36 है, तो बराबर 36 एलसीएम दे रखा था। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 3। अब पूछा क्या है? पूछा है P प्लस Q का मान पूछा है। तो P और Q कितना है? देखिए P ये है Q ये है, तो कितना हुआ 7x। P और Q का योग हुआ 7x, और x की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये रही x की वैल्यू, ठीक। तो x की जगह 3 लिख सकते हैं। तो 7 या 21 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नंबर फाइंड करना है।
ये वाला नंबर आपको फाइंड करना है। कैसे, क्या प्रोसेस लग रही है इसमें? इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 8, इसमें 10 और यहाँ क्या जुड़ेगा? देखिए 6, 8, 10, तो यहाँ 12 जुड़ेगा। 2 का अंतर चल रहा है, तो 12 जोड़ेंगे 30 में, 30 प्लस 12 तो बराबर हमारा 42 आएगा। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए 85 व्यक्ति के एक समूह में 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 जो है वो उपन्यास पढ़ते हैं और 37 कविताएं पढ़ते हैं। देखिए 8 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 8 व्यक्ति न तो उपन्यास पढ़ते हैं और ना ही कविता पढ़ते हैं। ठीक, 8 व्यक्ति ऐसे हैं। बताना क्या है? अब देखिए, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए चलते हैं। ठीक, तो हमारे पास कुल व्यक्ति जो है हमारे 85 हैं। कितने हैं कुल व्यक्ति? 85 हैं। ठीक, 85 कुल व्यक्ति हैं और इसमें से न पढ़ने वाले, देखिए ना तो उपन्यास पढ़ते हैं ये लोग और ना ही कविताएं पढ़ते हैं, तो फालतू में ही बैठे हैं, फिर इन्हें हटा दीजिए। पढ़ने वाले अब कितने हो गए भाई? 77 जो है, इसमें कविता पढ़ने वाले भी शामिल हैं और उपन्यास पढ़ने वाले भी शामिल हैं 77 में। ठीक, अब देखिए समूह में 45 व्यक्ति जो हैं वो उपन्यास पढ़ते हैं, ये रहे, और 37 व्यक्ति ये वाले ये कविताएं पढ़ते हैं। तो बैठे तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 77 हैं भाई समूह में, लेकिन इनमें से जो 45 व्यक्ति हैं वो उपन्यास पढ़ते हैं और 37 कविताएं, तो कुल मिलाकर 82 व्यक्ति दोनों चीज़ें, मतलब इसमें उपन्यास भी पढ़ते हैं और कविताएं भी पढ़ते हैं। लेकिन व्यक्ति तो हमारे पास कितने हैं? 77, और पढ़ने वालों की संख्या हो गई 82। तो यानी ये 82 जो है, इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों चीज़ें पढ़ते होंगे। तो 82 में से 77 माइनस करेंगे, क्योंकि कुल तो 77 है, तो 77 माइनस करेंगे बराबर 5। ये 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कविता और उपन्यास दोनों पढ़ते होंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए 3.0 और 0.3 ये हुआ, और ये और ये 0.003, इसका हमें आंसर बताना है क्या होगा। देखिए 3 है, पूरी वैल्यू है ये, तो इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये तो 3 है पूरा अकेला, ये 0.3 है, इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, इसका पॉइंट हटा, नीचे तो 0 बढ़े, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा? देखिए भाई 3 हमारे पास कितने हो गए? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 3 है, तो 3 की 4 बार गुणा होगी। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 बटे ये 10 है, 10 की पावर कितने जीरो हैं? 6, 10 की पावर 6, ये लिख सकता हूँ। ये इसका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया। ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 की पावर 4, 4 क्या होता है भाई? 81, और ये 10 की पावर 6 ऐसा का ऐसे ही आ गया। 10 की पावर 6 हमारा ऐसा का ऐसे ही आ गया। ठीक, ऐसे भी आंसर नहीं दिया है। अगर देखिए मैं इसे इसके मल्टीपल में ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर लेकर जाता हूँ, तो ये कैसे होगा भाई? 81 इंटू 10 की पावर, जब भी हम लोग इसे अपोजिट लिखते हैं या ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाता है, तो 10 की पावर -6, ये हमारा आंसर होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये कौन सा बैठ रहा है भाई? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यदि किसी छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि होती है तो उसने अपनी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। कब? जब उसकी 25% की वृद्धि हो गई। उसके वास्तविक अंक कितने थे, या उसने वास्तविक अंक कितने प्राप्त किए थे? देखिए कोई भी अंक या कुछ भी वस्तु जब प्रतिशत में दी होती है तो वास्तविक जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, लेकिन उसने कहा नहीं है
लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं है। उसने तो ये कहा है भाई जब 25% की वृद्धि हो जाती है 100% में, तो 25% की वृद्धि होगी तो क्या होगा 125%। 125% जब हुआ तो उसने अंक प्राप्त किए 75, लेकिन उसके वास्तविक अंक जो हैं, ये वास्तविक अंक उससे प्राप्त करने कितने थे 100%। तो 75 बराबर 125 के प्रतिशत के बराबर 75 है, तो 1 बराबर कितना होगा 75/125। हमें निकालना है किसके बराबर 100 के बराबर, तो 100 इसके मल्टीप्लाई में रख दीजिए। 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 दिया 75 और 3 से ये कटेगा 15 बार, तो 15 गुणा 4 बराबर 60। जो उसके वास्तविक अंक थे वो 60 है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट पर, देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। 8%, 12% के लाभ पर एक वस्तु को, वस्तु कितनी है एक ही है, एक वस्तु को उसने भाई 8% के लाभ पर बेच दिया और उसी वस्तु को 12% के लाभ पे विक्रय मूल्य पर बेच देता है। तो जो उनके बीच का अंतर है 8 और 12% के लाभ के बीच का अंतर 3 रुपये होता है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है आपको। देखिए इसमें 3 रुपये का अगर आप यूज़ करना चाहें, लंबा क्वेश्चन करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन आप लोगों को देखिए मैंने क्या बताया था, कोई भी वस्तु अपने आप में वास्तव में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। तो लाभ के साथ ये बेची तो कितनी हो गई भाई 8% का लाभ कमाया पहली वस्तु पर, तो ये हो गई 108 इसका विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु भी यही थी क्योंकि वस्तु एक ही थी, तो ये भी 100% थी अपने आप में और इसे बेचा है कितने में 12% के लाभ पर, तो वस्तु कितने में बिकी 112 में। ठीक, अब उसने 3 रुपये इन दोनों का अंतर दिया है भाई 3। हमें एक ही वस्तु है तो अंतर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, रेशो निकाल दो। 27 चौक होते हैं 108, तो 27 अनुपात 28 चौक 112, 28, 27 अनुपात 28, ये आ गया आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर दे सकता है, तुम सीधे पॉइंट पे वाली बात करो। देखिए एक स्कूल में कुल छात्र 200 हैं, इनमें से 7/10 लड़के हैं। कौन है लड़के, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। देखिए 200 छात्र हैं कुल, हमें क्या बताना है लड़कियों की संख्या, तो हम डायरेक्ट लड़कियों पर पॉइंट करेंगे। देखिए 7/10 जब लड़के हैं तो लड़कियां हो कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी भाई, ये 10 में से 7 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी भाई 3/10 होंगी, क्योंकि 10 में से 7 तो लड़के हो गए, तो बचा हुआ 3 ही है। 3/10 क्या होगी लड़कियों की संख्या, बस निकाल लीजिए। 200 का 3/10 निकाल लो, ये कटा 20 दिया 60 हो गया, 20 दिया 60। ठीक, तो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये है आपका 30,000 साल पुरानी है भीमबेटका की गुफाएं। देखिए भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी हैं और इनके जो फेमस होने के 2 कारण हैं। ये फेमस क्यों है, एक तो ये सबसे पहली बात मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका सबसे पहला जो फेमस होने का कारण है वो ये है कि ये महाभारत काल से जुड़ी है, महाभारत काल से जुड़ी हुई है। और इसमें दूसरा कारण ये है कि इसमें सबसे पुराने शैल चित्र इसमें मौजूद हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे द आशा अकेडमी को। भाइयों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार।